सारे एविडेंसेस, विटनेस और फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए अदालत ये मानती है कि आरोपी ने बेहद जघन्य अपराध किया है। उसने जो कुकर्म किया उसने विक्टिम की जिंदगी तबाह कर दी। आरोपी ने विक्टिम और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को गहरा आघात दिया है। ये गुनाह कतई माफ़ी के काबिल नहीं है। इसीलिए ये अदालत आरोपी को सजाए मौत, फांसी की सजा देने का फैसला करती है। द अक्यूज्ड शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। आज भोपाल हाई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया वो इस लिहाज से भी एक माइलस्टोन है कि महज चंद ही ट्रायल्स में जज ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। लेकिन एक सवाल सदियों से वैसे के वैसा ही है कि क्या महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित हैं? बदलते दौर के साथ हम कितना बदले हैं? क्या ये सच नहीं है कि हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी महिलाओं को एक कमोडिटी, एक सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझता है? महिलाएं सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन या मर्दों की वासना मिटाने वाली कामिनी ही नहीं बल्कि नोच खाने वाली बोटी की तरह ट्रीट की जाती हैं। सर 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 चल बैठ उधर। तमीज से बोल। क्या बोला? तमीज से बात करूं मैं तेरे से? साले कान के नीचे अभी 2 लगाऊंगा ना, 1 सेकंड के अंदर सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी तेरी। अभी क्या भी? और हम तेरे नाक के नीचे से निकल जाएंगे। तो क्या तेरे जैसे 4 और भी आ जाए ना तो भी हमको यहां से निकलने से नहीं रोक सकते। चर्बी, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। वहां कोर्ट के बाहर छोड़ देता ना पब्लिक के सामने, बोटी बोटी नोच के खा जाते तेरी। शुक्र मना के इधर जेल में आके सेफ हो गया बेटा। पर घबरा मत, यहां भी सड़ेगा तू। अपनी आंखों के सामने तुझे फांसी पे लटका हुआ देखूंगा, वादा मेरा। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे बेटा। घूर क्या रहा है? आंखें नीचे। बोला ना तमीज से बात कर। दोबारा आंखें नीचे करने के लिए बोले ना तो तुमको पता नहीं कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। साहब, तो सुना है नए कैदी में बहुत अकड़ है। आखिर है क्या चीज ये? चीज है बटर नहीं, गैंडे की चर्बी है ये। कम से कम 1000 कमीने मरे होंगे तब जाके ये एक कमीना पैदा हुआ है। और इस पापी का नाम पता है क्या है? नंदन सिंह। उसका क्या तमाशा लगा कर रखा है? रोज रोज मारपीट करता रहेगा तू? कोई हमसे उलझेगा तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? अरे ऐसा क्या किया था उस आदमी ने? आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर किसी के साथ मारकाट किया तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे क्या घोर रहा है? हमको भी मारेगा? कमीना कहीं का। ज्यादा चाचा चाचा कह रहे हैं तो साला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैं? देखो हमारी खोपड़ी घूम गई ना, भौंक देंगे अंदर तुम्हारे। तो इस पापी नंदन सिंह ने किया क्या है? किस जुर्म में अंदर आया है? बहुत बड़ा कांड किया है इसने। वो दिल्ली में बस कांड हुआ था ना, उससे भी कहीं ज्यादा घिनौना। ओहो, रेपिस्ट है कमीना। किसके साथ किया? 12 साल की बच्ची के साथ। वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वाले पांडेन ब्रदर्स है ना,
उन्हीं की लड़की थी, अनामिका। थैंक गॉड, इसे भी बचा लिया और मुझे भी। पर ये बताओ, ये छोटी सी जान अपने घर वालों से कैसे बचे? नाम रख दिया अनामिका, अब पता नहीं अनामिका क्या नाम करेगी। अनामिका कहाँ खो गई? हाँ मम्मी, मैं कहीं खो गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? बस बस बोलती रहे, कर कुछ मत निखट्टू। तेरी आलिया बुआ के दोस्त आए हुए हैं, जाके उन्हें नाश्ता दे दे। ये आपका सही है, निकट्टू भी बोल रहा, काम भी करवा लो सारा। अच्छा मेरी माँ, भी जल्दी जा, बुआ वेट कर रही है। उन्हें ही बुला लेती ना, लेकिन वो राजकुमारी के पैर जमीन पर पड़ते थोड़ी है। हो गया आपका, अब ये पकड़ो और जल्दी जाओ, संभल के। अरे ध्यान से अनामिका। ला मेरा। अरे करने दे इसे, एक्सपर्ट है ये। हाँ बुआ, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता, इसलिए सारा काम मैं अकेले ही सीख गई। नन्ही सी जान कितना काम करेगी, बैठ जाओ। और तू भी कुछ कर लिया कर। अरे ये शिफ्टिंग करना आसान होता है क्या? ये बेड सेट अभी किया है, इसमें मैं थक गई। और ये सामान, मुझे तो घबराहट हो रही है। भैया हाँ देखना, ये नया घर ना हमारे बिजनेस के लिए कितना लकी साबित होता है। तेरे मुंह में घी शक्कर आदि, अगर अपना बिजनेस निकल पड़ा ना तो ये बाजू वाला घर भी खरीद लेंगे। आ जाओ शारू, तैयारी हुई कि नहीं? मैं सामान ले आया। बेवकूफ, जब देखो आंख मूंद कर भागती रहेगी। अरे कहां से होगा सब कुछ शुभ? क्या हो? जब शुभ दिन भी है ऐसे आफत काटती रहेगी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? एक तो सारा पूजा का सामान खराब कर दिया, कपड़े खराब हो गए वो अलग। सॉरी बोला ना, बोलो तो कान पकड़ कर उठक बैठक भी कर लूं। देखो तो सब, एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। आप हमेशा मेरी गलतियां निकालने के पीछे क्यों लगे रहते हो? बहस करेगी तू? भाभी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? अनामिका को कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। आलिया तू खाने की तैयारी देख, मैं अनामिका को देख कर आती हूँ। कुछ खाया भी नहीं है उसने। हाँ, आज तो बहुत गुस्से में होगी वो तो मैं उसे मना लूंगी। उसकी पसंद की खीर बनाई है, इसे देखते ही इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अनामिका, 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 अनामिका। भाभी वो अपने कमरे में ही होगी, कहाँ जा सकती है? पता नहीं आलिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत शारू, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। आदि, तू अभी भी उसे कोसता रहेगा या उसे ढूंढेगा? कैसी बात कर रहे हो भैया, चलता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है आपकी बच्ची? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो तो आसपास में किसी को जानती भी नहीं है। पता नहीं किस साल में होगी हमारी बच्ची सर। अच्छा, आखिरी बार अनामिका को आपने कब देखा था? सर वो दरअसल आज हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा थी। हम सब लोग मेरी गलती है।
मुझे उसे कमरे में बंद नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी बच्ची को कमरे में बंद करके रखा था? नहीं सर, दरअसल बात ऐसी है कि वो बहुत नॉटी है। आज उसने कुछ शरारत कर दी तो उसकी मां नाराज हो गई थी, बस इसके लिए कमरे में बंद मुझे किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढ दीजिए सर। तुमने इस बच्ची को देखा है क्या? आकर देखा तो है, ये अभी तक मिली नहीं क्या? मिली नहीं मतलब तुम्हें पता है बच्ची मिसिंग है? हाँ सर, वो दोनों इसके बारे में पूछ रहे थे किसी से। मैं उनसे कुछ बोलता, इससे पहले वो आगे निकल गए। तो तुम उन दोनों को क्या बताने वाले थे? तुमने बच्ची को देखा था? हाँ साहब, मैंने देखा था उसको। तो बेटा कुछ चाहिए क्या? क्यों, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कहाँ रहती हो? ये कितने बजे की बात है? ये साहब शाम को 4-5 बजे की बात है। ठीक है आरती, इसने बच्ची को देखा था शाम के 4 बजे और अभी 10 बज रहे हैं। इतने घंटों में मुझे लगता नहीं कि बच्ची यहीं के आसपास होगी, लेकिन कहाँ होगी? आरती चेक करो। देखिए, बच्ची की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इंटरनल डैमेज काफ़ी है और ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है, इसलिए बता नहीं सकते कि वो सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, हमारे लिए बच्ची का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो बच भी गई तो मुझे नहीं लगता वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में होगी। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अनामिका, मेरी बच्ची। आईसीयू में। अनामिका, अन्नू, अन्नू, अन्नू। एक 12 साल की बच्ची जो अपने घर के पास से मिसिंग हुई थी, उसकी बॉडी एक सुनसान इलाके में मिली। बच्ची के साथ रेप किया गया और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। वो मासूम अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और वो वहशी दरिंदा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्या ये वारदात हमें ये दर्शाती है कि बड़े शहरों में भी बच्चे अपने घर के इर्द गिर्द सुरक्षित नहीं हैं? पवन, पवन बोल बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बीवी बच्चों को कसम खा के रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बीवी बच्चों की झूठी कसम खाना बंद कर, बोल। सर मैंने जो देखा था ना सब आपको बता दिया और आप मुझे अंदर ला के मार रहे हैं सर। तूने 6 घंटे बाद हमारे पूछने पे बताया ताकि अपनी जान बचा सके। जल्दी से गुनाह कबूल कर, वरना डीएनए टेस्ट से भी तो साबित हो ही जाएगा कि रेप तूने किया है। अरे सर मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मैं किसी बच्ची के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसे तब तक मारो जब तक बोले ना। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो आदमी तो कुछ भी नहीं उगल रहा, और जिस तरह से उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है वो सिर्फ रेप नहीं, रेप से कुछ ज्यादा लगता है। ये रैंडम क्राइम के साथ साथ रिवेंज क्राइम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी ने बदले की भावना से किया हो। अच्छा, वो क्राइम सीन से कोई और इन्फॉर्मेशन आई? अब तक तो नहीं सर, लेकिन पूछताछ चालू है। सर ये उस बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहती है। बैठिए प्लीज।
जी बोलिए। मैं वहाँ थी, मैंने देखा था उसे। कहाँ थी आप? किसे देखा था? वो उस जगह जहाँ छोटी बच्ची मिली थी, वो बच्ची जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, मैंने उसका रेप होते देखा था। क्या? आपने वो रेप होते हुए देखा और आप 2 दिन बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में आ रही हैं? मैं शहर में नहीं थी, आगरा में थी। उस रात मुझे आगरा की ट्रेन पकड़नी थी। जब मैं स्टेशन जाने के लिए टैक्सी की तरफ बढ़ी, अरे आपको तभी 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए था। ये सब देख के मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो मुझे भी मार डालेगा। जब मैं आज वापस आई तो मुझे पता चला कि वो क्रिमिनल अभी तक नहीं पकड़ा गया। मैं बड़ी हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। अच्छा, आपने उसको देखा था? कैसा दिखता था वो? उसने नीली जैकेट पहनी थी। आप उसे पहचान लगी? उसका स्केच बनवा सकती हैं? जी। सर, हमने ये स्केच बच्ची की फैमिली को दिखाया। उन्होंने इस आदमी को आइडेंटिफाई किया है। नंदन सिंह नाम है इसका। नंदन सिंह? और इस नंदन सिंह का इस पांडे फैमिली से क्या कनेक्शन है? सर, ये नंदन सिंह 1 साल पहले तक उनकी कंपनी में काम करता था, लेकिन जब से नौकरी से निकाला गया है तब से उसके अगेंस्ट कई मारपीट के केसेस दर्ज हुए हैं। आजकल ये अपने चाचा के साथ संगमपुरी में रहता है। जी सर, बोलिए। नंदन सिंह यहीं रहता है? जी सर। सर क्या बात है सर? जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ। नंदन कहाँ है? सर वो कल रात से घर नहीं गया है। फोन लगाओ उसे। सर बंद है फोन। आरती, फोन नंबर लो और उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जैसे ही नंदन घर पे आए सीधा हमें खबर करोगे, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी खातिरदारी होगी, समझे? ओके सर, नंदन को रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। हमारी टीम ने वहां से पकड़ लिया। गुड, चलो। हाथ खोलो इसके। बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, इसे मैं बताऊंगा। बकवास! ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तेरे खिलाफ, सीधा फांसी चढ़ेगा तू। अन्नू, अन्नू, अन्नू बेटा, तेरा दोषी पकड़ा गया है। उसको फांसी की सजा दिलवाने में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा बेटा। भोपाल रेप केस में एक और लीगल ट्विस्ट आया है। इस केस के दोषी नंदन सिंह ने डेथ पेनल्टी से कुछ महीने पहले ही इस सजा के खिलाफ अपील की है। पिछले कई साल से दोषी सजा से बचने के लिए डीले टैक्टिक की रणनीति अपना रहे हैं। वो विक्टिम जो 12-13 साल की बच्ची थी, आज कई साल बाद भी उस दर्दनाक आघात से नहीं उभर पाई है। उस बच्ची के अपराधी को अभी तक फांसी नहीं हुई। क्या यही न्याय है? आखिर कब होगी उस आरोपी को फांसी? पूरा देश जानना चाहता है।
हेलो। हाँ सर, आपने नंदन सिंह के केस के बारे में सुना? जी सर। सर वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट 2 बार अपील कर चुका है और वो दोनों बार रिजेक्ट हो गई, फिर भी उसने तीसरी बार सेम अपील की। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी अपील को सिंसियरली नहीं लिया गया है। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ वो निर्दोष है, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ और फिर भी उसकी अपील को बिना जांच के रिजेक्ट कर दिया गया तो ये भी हमारे इंसाफ की हार नहीं होगी? नंदन, मैं एडवोकेट श्रिया, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये हमारी फॉर्म की तरफ से एक चैरिटेबल हेल्प है। देखो नंदन, अगर तुम मुझे ये केस लड़ने दोगे तो इस केस से जुड़े सारे खर्चे हमारी फॉर्म उठाएगी। आप मेरी मदद करना चाहती हैं, लेकिन मुझे तो लोग 11 साल से सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं। आप हमारा केस क्यों लड़ना चाहती हैं? क्योंकि तुम जिस तरह से बार बार अपील कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। और अगर तुम बेकसूर हुए और मैंने तुम्हें बचा लिया तो ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि इंसाफ की भी जीत होगी। आप हम पे यकीन कर रही हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ, देखते हैं जज हमारी अपील एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। योर ऑनर, 11 साल पहले क्राइम के ठीक 48 घंटे बाद मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया था। ये सारे फैक्ट हमें पता है और ये कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना चुकी है। आप मुद्दे पर आइए, किस बेसिस पर हम आरोपी की अपील की सुनवाई करें? मैं शुरुआत एक बेसिक फैक्ट से करना चाहती हूँ। इस केस की आई विटनेस, जिनके बयान पर मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया था पुलिस ने और सजा दी थी, और उन्होंने अपराध के ठीक 2 दिन बाद पुलिस को अपना बयान दिया था। सर वो विटनेस अभी भी अलाइव है, इसलिए मैं... मुद्दा क्या है? सर मैं मुद्दे पे ही आ रही थी। मुद्दा ये है कि आई विटनेस ने जब अपना बयान दिया था तब वो एक मोतियाबिंद रोगी थी, तो पुलिस ने उनके बयान पे यकीन कैसे कर ली? और दूसरी बात, विक्टिम की बॉडी से रेपिस्ट के कोई भी डीएनए सैंपल्स नहीं मिले थे, तो मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह को रेपिस्ट कैसे मान लिया गया? पुलिस ने उनको कैसे अरेस्ट कर लिया उस जुर्म के लिए? योर ऑनर, मैं बस इतना समझती हूँ कि इस केस की जांच पड़ताल को लेकर के, सुनवाई को लेकर के काफी जल्दबाजी हुई है, इसलिए मैं कोर्ट से दरखास्त करती हूँ कि हमारी अपील को एक्सेप्ट करें और इस केस से जुड़े एविडेंसेस और फैक्ट्स को पेश करने का और थोड़ा वक्त दें। ये कोर्ट नंदन सिंह की अपील को एक्सेप्ट करते हुए आपको 2 हफ्ते का समय दे रही है और साथ ही ये भी आदेश सुनाती है कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर से कराई जाए। जय सर। यस सर, कोर्ट के ऑर्डर मुझे मिल गए हैं, मैं जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूं। देखो नंदन, तुम्हारी स्टेटमेंट के हिसाब से तुमने एक बात स्वीकारी थी कि तुम घटना के दिन उस बच्ची से मिले थे, यानी कि तुम उस बच्ची से मिले थे। हाँ, मैं उससे मिला था और हम उस बच्ची को जानते भी थे। कैसे जानते थे? हम उनके पुश्तैनी कंपनी में काम करते थे। हम अनामिका के फादर पांडे जी से मिलने गए थे। कौन हो आप? ये निर्वाण साहब का घर है ना? हाँ। तुम अनामिका हो ना? आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं तुमको तब से जानता हूँ जब तुम छोटी सी थी। पता है, तुम्हारी तरह मेरी एक बहन भी है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। पर आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा, मैं तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करता था। मुझे पता चला कि मोहल्ले में उन्होंने नया घर लिया है, तो सोचा बधाई दे दूं और इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। सॉरी, हमारी नई घर की पूजा है, किसी के पास टाइम नहीं आपसे मिलने का। उसके बाद पुलिस ने हमको रेलवे स्टेशन से उठा लिया। हमारे कमरे में एक नीला जैकेट मिला जिसको आधार बनाकर हमको सजा दिलवा दी। पुलिस वालों का कहना है कि उस बुढ़िया ने मुझे उस बच्ची के साथ, उसको बहन जैसा बोला था। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? बुढ़िया झूठ बोल रही है, उसी ने मुझे फंसाया है।
चलिए आते हैं। क्या हवलदार जी, सुना रिटायर होने वाले हैं? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। मेरे रिटायरमेंट का टाइम तो आ गया है, पर तुमने कहा था कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरी नाक के नीचे से निकल के दिखाओगे, उसका क्या? हवलदार साहब, क्रिकेट के खेल में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंक दी जाती तब तक खेल खत्म नहीं होता। हमको अपना वादा याद है। देखिएगा, आपकी रिटायरमेंट से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। अन्नू, वॉक का टाइम हो गया। भोपाल रेप केस की पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। हालांकि ये मौत नेचुरल है, लेकिन पिछले कई सालों से वो बच्ची हर रोज एक नई मौत मर रही थी। ये इस केस का बेहद ही दुखद पड़ाव है। एक तरफ अपराधी ने अपनी फांसी रोकने के लिए तीसरी बार कोर्ट में अपील की है और तकदीर ने विक्टिम को ही मौत दे दी। आरोपी की पैरवी करने वाली वकील को अपने अंदर झांक कर ये पूछना चाहिए कि क्या वो निर्मम अपराधी की फांसी रोककर समाज में क्या मिसाल पैदा करना चाहती है, या वो न्याय प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। तो नंदन सिंह के केस की आप पैरवी कर रही हैं? जी सर, आपको कोर्ट के ऑर्डर्स तो मिले ही होंगे। बिल्कुल। अब सर, 11 साल पहले नंदन सिंह को अरेस्ट करके उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल आपने की थी, राइट? राइट। देखिए, ये है उस केस की फाइल, इसमें सारे पेपर्स हैं, स्टडी कर लीजिएगा। हमने इस केस की पूरी शिद्दत के साथ जांच की थी, पर अफसोस उस आरोपी को अभी तक फांसी नहीं हुई। लेकिन क्या करें? आई नो समीर, तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, पर कोर्ट के ऑर्डर्स हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। हमें इस केस को एक फ्रेश अप्रोच के साथ डील करना होगा। ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सबसे पहले हमें उस ओल्ड लेडी, उस आई विटनेस से मिलना होगा जिसके बयान पर यह केस टिका है। आप कुछ और कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इंसाफ की जीत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसे भले 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और यही हमारी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य है। इतने सालों बाद भी मैं वो रात नहीं भूल पाई सर। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को उस बच्ची के साथ घिनौना काम करते हुए। और वो बच्ची भी आपको यहीं थोड़ी दूर जख्मी हालत में मिली थी ना? हाँ, वो जगह पास में ही है। अच्छा, उस रात आपने जिस आदमी को देखा था, वो आदमी यही था ना? हाँ, मैंने ही तो ये स्केच बनवाया था। इस आदमी ने नीली जैकेट पहनी हुई थी। अच्छा, अब उस रात काफी अंधेरा भी होगा। जी। एक्चुअली उसके बाद आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया था। एक्चुअली अंधेरा काफी हो तो कई बार हमें नीला रंग काला भी नजर आता है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि उस आदमी ने नीली जैकेट ही पहनी थी, काली नहीं? नीली ही पहनी थी। भाभी, आपकी तरह हम सभी को अनामिका के जाने का दुख है, पर अच्छा ही हुआ वो चली गई। नहीं, मेरा मतलब है भाभी, वो हमारे साथ रहकर भी अपने सेंसेस में नहीं थी। भगवान ने उसे अपनी तकलीफों से मुक्ति दे दी। शादी करके माँ बनी होती ना, तो समझ पाती एक माँ की तकलीफ। फिर ऐसा ज्ञान नहीं दे रही होती। शरीर का कोई अंग कट के अलग हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। अनामिका मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। सर, आई थिंक मुझे अनामिका की फैमिली के सामने नहीं आना चाहिए, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए।
देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये एक डिफिकल्ट टाइम है आप लोगों के लिए, और हमारे सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, पर क्या करें, कोर्ट के ऑर्डर्स। सो प्लीज हमारा सहयोग कीजिए। देखिए, हम आपका सहयोग इस बात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप उस आरोपी को फांसी से बचाना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए, आप हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। सही कह रहे हैं भैया, इस केस की वजह से और उस लॉयर की वजह से हमारा मजाक बन के रह गया है। यस इंस्पेक्टर, हमें परेशान करके अब आप उस फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। उस कमीने को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। इस केस में जो हालात पैदा हुए हैं उससे तो ये केस और पेचीदा हो गया है। अनामिका की फैमिली के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया है। हाँ, मुझे भी उसकी फैमिली के लिए बुरा लग रहा है। मैं जब भी इस एरिया में आता हूँ मुझे तो लगता है इस मोहल्ले की आबो हवा ही नेगेटिव है। आबो हवा नेगेटिव है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा समीर? जुगल, ये मेहता फैमिली से जुड़ा एक और हादसा था जो कोइंसिडेंटली उसी एरिया से भी जुड़ा था। ऐसा भी क्या हुआ था? उसी लोकेलिटी में एक सुंदरलाल नाम के आदमी की फैमिली भी रहती थी। सुंदरलाल की एक बेटी थी श्रुति। श्रुति और आलिया दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये श्रुति किसी राज नाम के लड़के के प्यार में भी पड़ गई थी। ये राज पहले श्रुति को ट्यूशन पढ़ाया करता था और इसी प्यार को लेकर उसकी फैमिली में बहुत झगड़ा भी हुआ था। इस श्रुति के फादर सुरेंद्र लाल ने राज को जान से मारने की धमकी भी दी क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी का नहीं था। थोड़े दिन बाद वो राज श्रुति को लेकर भाग गया। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी हुई, लेकिन बहुत बाद में मामला रफा दफा हो गया क्योंकि फैमिली ने दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर इसमें हादसा क्या हुआ? शादी के बाद श्रुति और राज दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और शादी के लगभग 3 साल बाद जब श्रुति प्रेग्नेंट थी, अचानक से श्रुति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और बैड लक देखो, यहाँ श्रुति के फादर के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा। एक साथ दो हादसे, ये कुछ ज्यादा ही बैड लक नहीं है? अच्छा, वो जो लड़का था राज, वो कहाँ है आजकल? तब तो दिल्ली में ही था। सुना है काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, बाद में उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। आजकल कहाँ नहीं पता। हाँ, एक बात पता है, ये श्रुति और राज की लव स्टोरी को किसने अंजाम दिया था? किसने? अनामिका की बुआ आलिया ने। कब की बात है? वही 2014 की। तो ये बात केस फाइल में मेंशन क्यों नहीं है? श्रुति की लव स्टोरी और अनामिका के रेप केस का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए। लड़के का नाम राजकुमार है, हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो जीटीपी नगर में रहता है। यस यस, ठीक है, मैं कल तक वहां पहुंचता हूं, तब तक उसकी सारी डिटेल्स निकाल कर रखो। ग्रेट। ना ये बैड लक है और ना ही कोइंसिडेंस। ये माजरा कुछ और ही है समीर। क्या बात है, आप बार बार मुझे परेशान करने चले आते हैं। अरे थोड़ा तो उनका लिहाज करो। अम्मा जी, कोर्ट के ऑर्डर है तो हमें आपको दोनों को ही फॉलो करने होंगे। बस कुछ ही सवाल हैं हमारे जिनके जवाब चाहिए हमें। अच्छा, एक बार और जरा अच्छे से देखकर और सोचकर हमें बताइए कि उस रात जिस आदमी को आपने उस बच्ची का रेप करते देखा था, क्या वो यही आदमी था? हाँ, यही था। कितनी बार बताऊं मैं आपको? आपके भाई का घर है दिल्ली में, फिर तो आप इसको भी बहुत अच्छे से जानती होंगी। क्या वो यही आदमी था? योर ऑनर, हमें इस केस के रिगार्डिंग कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक आई विटनेस है जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह निर्दोष है। आपने क्या फाइंड आउट किया इस केस के बारे में? आप अपनी दलील रखिए। थैंक यू सर।
मैं ऑफिसर मिस्टर जुगल सिन्हा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूं, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। श्योर। बोलिए, क्या कहती है आपकी जांच? योर ऑनर, जांच के दौरान जो हमें तथ्य मिले हैं वो उस समय नहीं मिल पाए थे। क्राइम सीन वही था, रेप भी हुआ था। विटनेस ने आरोपी को रेप करते हुए भी देखा था। विटनेस का बयान था कि अपराध के वक्त आरोपी ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। यह भी सही है, लेकिन आरोपी की पहचान बदल दी गई थी। उस रात उस बच्ची का रेप करने वाला नंदन नहीं, बल्कि कोई और था। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मेरी वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पर मैं क्या करती, मजबूर थी। इसे फंसाने के लिए मुझे इसका स्केच बनवाना पड़ा, क्योंकि उस कमीने को बचाना था मुझे। राज, तू इस लड़की के साथ क्या कर दिया तूने? शर्म नहीं आई? शर्म कहीं का? अरे चुप करो चाची, इतना चिक चिक मत करो। जो होना था वो हो गया, अब मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इस बच्ची से भी बुरा असर करूंगा। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना। तुम खुद पुलिस के पास जाओगी और बोलना तुमने रेपिस्ट को देखा है, और मेरा नहीं, किसी और का नाम लेना। नहीं। ए, मरना है क्या? तुझे जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। वो तेरा पागल पड़ोसी है ना नंदन, वो इधर ही घूम रहा था, उसी का नाम लेना। और हाँ, अगर भूल से भी मेरा नाम लिया ना तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मार दूंगा, याद रखना। राज एकदम है। उसकी धमकी से मैं डर गई थी। पहले तो मैं शहर से बाहर चली गई, 2 दिन बाद वापस आई तो इसे फंसा दिया। योर ऑनर, राज फिलहाल फरार है, लेकिन हमने उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमें लगता है कि राज ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ श्रुति का भी मर्डर किया, श्रुति के फादर सुरेंद्र लाल और बाकी की फैमिली के लोगों का भी मर्डर किया, और इन मर्डर्स को एक एक्सीडेंट की शक्ल दे दी गई। हमें यह भी स्ट्रांगली डाउट है कि राज मेंटली अनस्टेबल है। यहां साइन कर दो। धन्यवाद लीना जी, आप नहीं रहती ना तो ये कोर्ट मुझे कभी रिहा नहीं करता। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी जीत नहीं, ये इंसाफ की भी जीत है। लीना जी, मुझे अपनी बहन से मिलना है। वो भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। आखिरकार राज को हमने पकड़ लिया। अब अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हालांकि नंदन के साथ बेहद नाइंसाफी है, लेकिन राज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यह हमारे डिपार्टमेंट की भूल ही थी कि 11 सालों तक राज हमारी नजरों से बचता रहा और एक बुजुर्ग महिला के बयान की अच्छे से पड़ताल नहीं की गई। लेकिन भूल अनामिका के परिवार से भी हुई थी। राज जैसा साइकोपैथ जिसका अनामिका के घर काफी आना जाना था, अनामिका का परिवार उसकी असल मंशा को भांप नहीं पाया। यह गुनाह तभी से दस्तक दे रहा था जब राज जैसा एक ट्यूशन टीचर अपनी स्टूडेंट श्रुति को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था, और अनामिका की बुआ आलिया भी उसकी ओछी मंशा के पीछे छुपे गुनाह की दस्तक को भांप नहीं पाई, और उसने 12 साल की मासूम अनामिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। कई बार हम गलत लोगों के इरादों को नहीं समझकर सही लोगों को गलत समझ बैठते हैं। अब आप मुझे विदा दीजिए
और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छिपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सहज। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जय हिंद।